तो जनाब, जो चैप्टर मैं आज आपको समझाने वाली हूँ उसका नाम है लेयर्स ऑफ अर्थ। ये नो योर वर्ड बुक 6 का चैप्टर नंबर 14 है, लेयर्स ऑफ अर्थ, जो कि जियोग्राफी से लिंकिंग है। जियोग्राफी के बारे में ये चैप्टर है, लेयर्स ऑफ अर्थ। तो देखिए, लेयर्स कहते हैं हिस्सों को, ठीक है। पार्ट्स को कहते हैं लेयर्स, जो कि मतलब एक के बाद एक हिस्से आ रहे होते हैं। एक लेयर आ गई, इसके बाद सेकंड लेयर आ गई, थर्ड लेयर आ गई। लाइक अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि अगर जैसे कि आप उसको देखें, ट्राइफल बन रहा होता है घर में, या कुछ इस तरह की डिश बन रही होती है, कस्टर्ड बन रहा होता है, तो उसमें क्या होता है, उसमें लेयर्स लगा रहे होते हैं कि एक लेयर पे जो है फ्रूट्स डाल दिए, एक लेयर पे जो है वो केक डाल दिए, एक लेयर पे जो है वो कस्टर्ड डाल दिया, ठीक है। इस तरीके से जैसे बिरयानी के अंदर लेयर्स डाल रही होती हैं, एक पे राइस रख दिया, एक पे जो है वो सालन रख दिया, तो ये क्या होती है, इसको लेयर्स, ये लेयर्स होती हैं, ठीक है। लेयर्स ऑफ द अर्थ। इस तरीके से जमीन में भी लेयर्स हैं, ठीक है। अगर मैं आपको ये पिक्चर दिखाऊं एक, जो कि आपके बुक पे ही मौजूद है, तो ये आपको अर्थ के लेयर्स नजर आ रही हैं, ठीक है। एक जो ब्लू पार्ट आपको, जिसपे हम लोग चलते हैं, ये ब्लू जो पार्ट है, ब्लू और ग्रीन पार्ट जो है, ये क्रस्ट कहलाती है। इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं, जिस तरह से अंडा होता है और अंडे का एक छिलका होता है, और उसके अंदर जो होती है सफेदी भी मौजूद होती है और जर्दी भी मौजूद होती है, और क्रस्ट होता है, अंदर से लिक्विड मौजूद है, ठीक है। अंडा जो है वो लिक्विड होता है ना, मतलब पतला सा होता है, लिक्विड होता है वो। लेकिन इसका ऊपर का जो शेल जो होता है वो क्या होता है, वो हार्ड होता है, वो सख्त होता है। इसी तरीके से जमीन भी होती है कि उसकी जो ऊपर का हिस्सा जो है, जिसपे हम चलते हैं, ये सख्त है, ये क्रस्ट है। आपने क्रस्ट का वर्ड क्रस्ट यूज हो रहा है, ये क्रस्ट होता है। और अंदर की जो मेंटल लेयर होती है और अंदर का जो कोर होता है, कोर कोर कहते हैं बीज को, ठीक है। कोर होता है बीज, बिल्कुल अंदर का हिस्सा। आपको देखिए येलो पार्ट जो नजर आ रहा है, ये कोर कहलाता है, ठीक है। जो जहाँ बिल्कुल इसके अंदर की जड़ मौजूद है, बिल्कुल अंदर है, अंदर का हिस्सा जो ये कोर है। और ये जो देखिए ऑरेंज रेड पार्ट है, ये मेंटल मेंटल है। अब एक जो अंदर वाला है वो आउट वो इनर लेयर है, और जो है बाहर वाला जो ये रेड वाला जो आउटर लेयर है। मैं आपको एक छोटी सी वीडियो दिखाती हूँ। ये about देखिए, the structure of the earth. ये वाले जो Basic अर्थ है, ये देखिए ये वाला हिस्सा जो ये ब्लू वाला पार्ट जो ये क्रस्ट कहलाता है, ठीक है। ये देखिए, ये हमारी जो जमीन है, ये क्रस्ट, जिसमें पानी मौजूद है, हमारे प्लांट्स मौजूद हैं, जिसमें हम चलते हैं, ये हिस्सा क्रस्ट है, ठीक है। ये देखिए, ये आग बनी हुई है, ये जो रेड पार्ट है, ये आग, अंदर का हिस्सा गर्म होता है, जमीन के अंदर का हिस्सा this जो ये picture, गर्म होता है। this represents the interior of ये the earth. देखिए, ये क्रस्ट है जिसपे हम चलते हैं, पहाड़ मौजूद हैं। ये अपर मेंटल है, ये लोअर मेंटल है, ये आउटर मेंटल है, और ये इनर इनर कोर है, ठीक है। Divided into different layers. So we're going to read about each one of them. The first layer is the crust. It is the outermost solid part of the earth, ये basically बहुत this सॉलिड region पार्ट over होता here. है, ये वाला जो पार्ट है ये It is सॉलिड है। brittle in nature because during an earthquake, it is the crust that breaks easily, causing a fault. जब जलजले आते हैं तो क्या होता है, जो क्रस्ट पार्ट होता है ना, ये फट जाता है। और जो देखिए जमीन के अंदर जो है बहुत सारे केमिकल्स मौजूद हैं, जमीन के अंदर जो है वो बहुत तरह की मतलब मिनरल्स मौजूद हैं। तो ये मिनरल्स जो है केमिकल रिएक्ट होते हैं, अंदर ही अंदर जमीन के अंदर केमिकल रिएक्शन होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि इसके अंदर गैसेस बनती हैं, जमीन के अंदर गैसेस बनती हैं। और वो क्या होता है, वो गैसेस जो है जमीन के अंदर मूव हो रही होती है, वो कुछ इनर पार्ट पे बहुत ज्यादा अंदर के लेयर में हो रही होती है, कुछ होते हैं वो ऊपर के पार्ट में चल रही होती है जमीन के अंदर। और इनको बाहर निकलने के लिए स्पेस चाहिए होती है, बाहर निकल के गैसेस को जगह चाहिए होती है। तो जमीन के अंदर जब ये मूव करती है, तो हमारी जमीन जो होती है वो शेक होती है, वाइब्रेट होती है। और फिर क्या होता है, एक जमीन का हिस्सा कहीं से फटता है और फिर गैसेस बाहर निकल आती हैं। अच्छा, जलजला जब आता है, जब अर्थक्वेक आता है, तो जितना ऊपर की लेयर में आता है, जितना क्रस्ट के ऊपर वाली लेयर में आएगा, उतना ही ज्यादा जलजला महसूस किया जाता है। अगर वो अंदर की लेयर में आ रहा होगा, तो वो उतना ही कम महसूस होता है, ठीक है। अगर आप इसी एग्जांपल में आपको ऐसे देती हूँ कि अंदर कहीं आपका ब्लैंकेट रखा हुआ है, ठीक है। ब्लैंकेट के ऊपर की लेयर में से कोई चीज अगर मूव करती है, अगर आप कोई चीज उसके अंदर से गुजारते हैं, तो वो उतनी ही ज्यादा महसूस होगी अंदर से गुजरते हुए।
लेकिन अगर हम उसकी थर्ड और फोर्थ लेयर के नीचे से चीज को गुजारेंगे तो क्या होगा, वो महसूस नहीं होती, वो अंदर के अंदर ही गुजर जाती है। ठीक है, जलजले का भी यही होता है कि जितना ऊपर के लेयर में जलजला आएगा वो उतना ही ज्यादा महसूस किया जाता है। And we know that the density of material increases as we go more and more deep. Therefore, the materials which are available in the crust have low density. The thickness of the crust varies under the oceanic and continental areas. And ठीक this है, is obvious जो because क्रस्ट के ocean is like a cavity filled क्रस्ट with पार्ट water. है उसमें हमारे ओशन भी मौजूद है और वो कॉन्टिनेंट मौजूद है। ठीक है, लैंड भी मौजूद है और पानी मौजूद है ऊपर वाले हिस्से पे। If you remember Mariana ये Trench in देखिए, the Pacific, it is the deepest known part of the world's oceans with a depth of 10,994 meters, almost 11 kilometers downwards. The mean thickness of oceanic crust is 5 kilometer, whereas that of the continental is around 30 kilometer. So if you drill on the ocean bed, देखिए ओशन, जहाँ पे ओशन मौजूद होते हैं ना, ओशन के नीचे, और ओशन के नीचे क्या होता है, जो क्रस्ट है वो 5 किलोमीटर की होती है। क्रस्ट की जो लेयर है जहाँ पे ओशन मौजूद है वहां पे वो 5 किलोमीटर की होती है, जबकि जो लैंड पार्ट है, जो कि जमीन का जिस हिस्से पे हम लोग मौजूद है, हम चलते हैं, ठीक है, कॉन्टिनेंटल पार्ट जो है, कॉन्टिनेंटल पार्ट पे जो है वो क्रस्ट लेयर जो है वो 30 किलोमीटर की होती है। ठीक है, 30 किलोमीटर की जो वो क्रस्ट लेयर मौजूद है। and you go 5 kilometers deep, probably you'll touch the next layer of the earth, which is the upper mantle. Similarly, if you drill on a continental crust, it will take around 30 kilometers to reach the upper mantle. Again, the thickness of the crust will be more near the areas of mountains, and you can figure out as to why. It is as much as 70 kilometers thick in the Himalayan पहाड़ियों region. पे क्या होता है, जहाँ पे Again, we पहाड़ know that मौजूद है वो Himalaya जगह was formed due to क्रस्ट the और ज्यादा collision of मौजूद है, plates. 70 When किलोमीटर two तक चली continental जाती है। plates collide, it folds the rocks at the boundary, lifting it up and leading to formation of लास्ट mountains सेक्शन में and मैंने आप ranges. लोगों को समझाया Therefore, था कि जो जमीन के अंदर प्लेट्स मौजूद हैं, वो प्लेट आपस में टकराती हैं तो पहाड़ बनते हैं और जो वो कॉन्टिनेंट बनते हैं। ये चीज मतलब अभी आपको डाइवर्जन और कन्वर्जन प्लेट्स जो वो the समझाऊंगी thickness आगे of the जाके। crust in these regions will be naturally higher. The second layer is the mantle. This region over ये here is पूरा called मेंटल as लेयर the कहलाता mantle. है। So right from the end of the crust till the outer core is a region that is 2,900 kilometer thick. The upper portion मेंटल का कितना एरिया बताया, 29 किलोमीटर। ठीक है, कहाँ पे बता रहे हैं, ओशन की साइड पे कितना है, 29 किलोमीटर होता है of the ये। mantle is called asthenosphere, but this region and the crust together is called lithosphere. ठीक है, Astheno means weak, कहीं कितने and due to its मतलब नॉलेज है weakness, यहाँ पर कि ये जो क्रस्ट और अपर मेंटल एरिया थे लिथोस्फीयर कहलाती है। ठीक है, क्रस्ट और अपर मेंटल का जो एरिया वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है लिथोस्फीयर। ठीक है, लिथोस्फीयर कहलाता the है ये। magma finds way to the surface during volcanic eruption. Now, the total thickness of the crust and upper mantle, which is also known as the lithosphere, is 200 kilometers. 200 किलोमीटर The होता है lower mantle लिथोस्फीयर। extends beyond the asthenosphere and it is in solid state. This layer is also responsible for all of Earth's volcanic and seismic activity because 2,900 kilometer ये thickness सीस्मिक is एक्टिविटी pretty मैं आपको spacious बताती हूँ, area for the चलिए। formation of such natural catastrophes. Now, अच्छा Leboit, अच्छा, कि मैं एक चीज और आपको दिखाऊं। ये देखिए, 900 kilometer thickness ये 900 किलोमीटर नीचे हमारे वॉल्केनोज बनते हैं। ठीक है, वॉल्केनो की पोजीशन कहाँ होती है कि लोअर मेंटल के अंदर बन रहे होते हैं, यानी कि जब वो इरप्ट होते हैं ना, लोअर मेंटल का जो मवाद कह सकती हूँ मैं इसे, ऐसे लोअर मेंटल के अंदर जो इसके अंदर मिनरल्स मौजूद है वो फट के बाहर आते हैं, यानी कि जो हमारा डायमंड होता है, डायमंड वो इतने नीचे मौजूद होते हैं। जो हमारे सल्फर है या हमारे जो मिनरल्स है वो यहाँ मौजूद होते हैं। is pretty spacious area for the formation of such ठीक है, natural देखिए वॉल्केनिक इरप्शन ऊपर लिखा नजर आ रहा है ना कि वॉल्केनिक इरप्शन यहाँ होती है। catastrophes. Leboit experiments on rocks and minerals say that between 100 and 200 kilometers below the Earth's surface, the temperature of the rock is near the melting point. Therefore, molten rock erupted by some volcanoes originates in this region of the mantle. Remember this, the core of the Earth consists of nickel and iron, but here in the mantle, it is the molten rock that is fluid and can move.
It is this fluidity that powers the movement of the tectonic plates of the Earth's crust. The third and the final layer is the core. Core comprises of the inner as well as outer core. Now, moments back, we have read the thickness of the mantle is 2,900 kilometer. So after that, immediately the boundary of outer core will begin. The outer core is in liquid state, while the inner core is in solid state. I've made a short video on this curious question. If at all you're interested in finding out the answer, head to the link in the description and find out. So the density of the material at the core is going to be the highest. And we have repeatedly read this, that the density of materials increases as we go more and more deep inside the earth. The core is made up of very heavy material, mostly constituted by nickel and iron. It is sometimes referred to as the knife layer. So Ni and Fe are abbreviations of nickel and iron. Remember this term knife layer. As we know that the Earth's core is divided into two layers, the outer and inner core. The outer core borders the Earth's mantle and is approximately 2,300 kilometers in thickness. The inner core has a thickness of 1,200 kilometers, giving the core a combined thickness of 3,500 kilometers. The outer core consists of nickel and iron in molten state, with a temperature. ये जो है निकल आयरन यानी ऐसे आयरन जो है वो फॉर्मूला है तो जो क्या होती है लिक्विड फॉर्म और जो इनर कोर होती है सॉलिड 4,000 to 5,000 degrees Celsius. Temperature range between 5,000 to 7,000 degrees Celsius. देखिए जमीन के अंदर And has a जितना temperature range जितने between ज्यादा 5,000 to 7,000 अंदर degrees जाते जाएंगे Celsius. मतलब हम जो उसके अंदर अगर जाते हैं तो वो जमीन के अंदर कहीं गर्म हो जाता है ठीक है और हम कोई खड्डा वो देखें तो आप उसके अंदर देखेंगे आपको जमीन के अंदर की मिट्टी जो है वो गर्म नजर आती है खड्डा डीप होता जाएगा उसमें क्या होगा मिट्टी गर्म होती जाती है वहाँ अंदर के अंदर गर्मी मतलब गर्मी वहाँ पे बढ़ती जाती है ठीक है जब आउटर कोर इनर कोर के अंदर जाते गर्म होते हैं यहाँ पे होता है बल्कि लोअर आपको लावा मिलने लगता है लिक्विड फॉर्म में सोचिए जब लोअर मैंटल के अंदर जब इतना शदीद गर्म लावा मौजूद होता है जिसमें इंसान का गोश्त जो है या इंसान की हड्डी जो है वो अंदर जो है वो कोयला बन जाती है सोचिए आउटर कोर गर्म हो गए आग होती है The Earth core is mostly solid. उतना This was all about the structure of the Earth, which are divided into separate layers, and hopefully you have gained some meaningful context regarding it. If you want to see more of such educational content, make sure you subscribe. By doing so, you'll get an alert when my next video comes. Thanks for watching, and I'll see you. लिथोस्फीयर एंड टेक्टोनिक प्लेट्स टेक्टोनिक प्लेट्स वो प्लेट्स होती हैं जो कि जमीन के अंदर मूव होती हैं ये बात हम सब जानते हैं कि जमीन जो है वो हरकत में है जमीन जो है वो एक जगह स्टिल प्लैनेट नहीं है जमीन के अंदर हरकत मौजूद है ठीक है जमीन का अपने रोटेशन भी मौजूद है और ये जो है वो सन के गिर्द जो है वो रेवोल्यूट भी कर रही है और जमीन के अंदर चेंजिंग्स भी आती हैं ठीक है वो चेंजिंग्स जो होती है वो केमिकल रिएक्शंस भी होते हैं वो जब वो वेदर का भी फर्क होता है ठीक है जमीन के अंदर चेंजिंग आती हैं The crust and the mantle together are called lithosphere. ठीक है ये चीज मैं आपको बता सकती हूँ. We live on the lithosphere and the lithosphere is undergoing constant physical and chemical changes. Some of these changes are slow, unnoticeable and take place over a long time. All changes in the lithosphere affect life on Earth.
हम देखिए, हम जमीन के ऊपर खड़े हुए हैं, हम जमीन के ऊपर बैठे हुए हैं, ठीक है, हम हिल नहीं रहे, हमें कोई इस चीज से फर्क नहीं पड़ रहा, हमें महसूस भी नहीं हो रहा कि जमीन के अंदर जो है वो चेंजिंग आ रही है, जमीन के अंदर प्लेट्स जो है वो जो है वो हरकत कर रही हैं। ये हरकत बहुत स्लो होती है, ये हरकत क्या है, वो बहुत ज्यादा स्लो होती है। तो ये अर्थ से सालों के अंदर जो है वो ये हरकत हमें महसूस होती है, मतलब हमें पता चलता है कि हाँ भाई ये मूवमेंट हुई है। We have already learned that the Earth's surface is broken into pieces. अच्छा, अर्थ जो है ना, अर्थ पहले एक, आप इसको ऐसे समझ लीजिए जिस तरह से खीर के ऊपर या जिस तरह से कस्टर्ड के ऊपर एक लेयर ऊपर टॉप, एक टॉप लेयर बनी हुई होती है, ठीक है। जब वो उसको आप थोड़ा सा अगर मूव करें तो क्या होता है, उसके अंदर ब्रेक आ जाता है और अंदर का जो लिक्विड होता है वो ऊपर की तरफ आ जाता है, जो ऊपर की लेयर होती है वो फट के साइड्स में हो जाती है, नीचे का जो हिस्सा होता है वो ऊपर आ जाता है। तो अर्थ के साथ भी कुछ ऐसे ही सीन है कि अर्थ के अंदर जब चेंजिंग्स आए और वो प्लेट्स मूव हुए, एक जो है एक जगह ब्रेक आए तो वो क्या हुआ, राइट साइड में मूव हो गया, और एक ब्रेक तो क्या हुआ, वो लेफ्ट साइड पे मूव हो गया। तो उससे क्या होता है कि बीच का हिस्सा फट गया, और अंदर और जो मतलब पानी जो है वो ऊपर आ गया, जमीन के अंदर पानी मौजूद है। मैं अगर आपको मैप दिखाऊं, ये देखिए ये वाला मैप, अगर इस हिस्से को मैं आपको साउथ अमेरिकन प्लेट के बारे में बात करूँ, साउथ अमेरिकन प्लेट्स को अगर मैं अफ्रीकन प्लेट के साथ चाहूँ तो देखिए मैं इसको यहाँ पे जाके फिट कर सकती हूँ। ये देखिए जिस हिस्से पे मैं अपनी स्पॉटलाइट मूव कर रही हूँ, देखिए स्पॉटलाइट को अगर देखें तो ये यहाँ पर मूव, यहाँ पे फिट हो सकता है। इस देखिए अफ्रीकन प्लेट्स को अगर मैं मूव करना चाहूँ तो ये यहाँ पर आके मूव मतलब फिट हो सकती है, कहते ये अरबिक प्लेट के साथ भी फिट हो सकती है, ठीक है। इसी तरह से अगर इस हिस्से को देखा जाए, इंडोनेशिया को, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट्स को देखा जाए तो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट्स को भी यहाँ पर आके ये फिट हो सकती है, ठीक है। इस तरीके से नॉर्थ अमेरिकन प्लेट्स को मूव करके हम अफ्रीकन प्लेट के साथ फिट यहाँ पे कर सकते हैं। तो देखिए इस चीज से हमें क्या बात समझ आ रही है कि ये हिस्सा पहले ज्वाइंट था, ये प्लेट के मूवमेंट की वजह से ब्रेक होके अलग हुआ है। गेटिंग, ये प्लेट जब मूव हुई है तो ये हट के कोई हिस्सा दूर चला गया और कोई ओवरलैप हो गया है, ठीक है। तो ये अर्थ की मूवमेंट है, ये टेक्टोनिक प्लेट की मूवमेंट कहलाती है। Plates movement. Look at the map below. It shows all the major tectonic plates on the earth. Tectonic plates are constantly moving at very slow speed. कि ये जो tectonic plates हैं ये बहुत हल्की स्पीड पे मूव कर रही हैं। They move in 3 different ways. ये 3 डिफरेंट तरीकों से मूव करती हैं। एक होता है डाइवर्जेंट, एक होता है कन्वर्जन। हाँ, कन्वर्जन होता है कन्वर्जन प्लेट पुश इनटू ईच अदर, ये एक दूसरे के अंदर मूव होती हैं। डाइवर्जन क्या होती है, एक दूसरे से दूर जाती हैं। और कंजर्वेटिव प्लेट होती है, ये एक दूसरे को क्रॉस करके एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाते हैं, ठीक है। कन्वर्जन, डाइवर्जन, ये आपकी डायग्राम मौजूद है, वो सब नजर आ रहा है। कन्वर्जन बता चुकी हूँ, डाइवर्जन बता चुकी हूँ, कंजर्वेटिव मैंने आपको बताया, अर्थक्वेक भी मैं आपको बता चुकी हूँ। तो जनाब ये हमारा चैप्टर था, चैप्टर नंबर 14। आई होप आपको ये बहुत अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। काम जो वो आपको इंशाल्लाह ताला ग्रुप में मिल जाएगा।